ये जो सरकार ने कमेटी बनाई है, क्या आपको लगता है कि ये इज इट वर्थ फ्रूटफुल, या सरकार इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहती है? भारत की जो डेमोग्राफी बदलने का जो 5 मूल कारण है वो है लव जिहाद, लैंड जिहाद, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। सरकार को अब त्वरित काम करना पड़ेगा और वो तभी हो सकता है जब जो घुसपैठियों के मददगार बैठे उन पे कार्रवाई शुरू कर दे। बस जिस रास्ते से आए उस रास्ते से चले जाओ, बस चुपचाप चले जाओ। क्या पता बिना 2-4 डंडे मारने का ऐसे ही बात वो सही बता देंगे कि हाँ उनको किस प्रधान ने मदद किया, किस पार्षद ने मदद किया, किस विधायक ने मदद किया, किस सांसद ने मदद किया। ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ हिंदुस्तान में जो काम करते हैं, क्या इस तरह का कानून नहीं आ सकता कि अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं या घर में किसी मेड को रख रहे हैं या कुछ हो रहा है, उसमें आप नॉन सिटीजन को आप नहीं रखें? बिल्कुल हो सकता है। नॉन सिटीजन को आप यहाँ रोजगार नहीं दे सकते, बिल्कुल हो सकता है। कोई कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर है, अगर बांग्लादेशी उसको मार के भगाइए, बिल्कुल उसको जॉब मत दीजिए। इसका तरीका यही है। मैंने आपके गांव में कौन बांग्लादेशी घुसा हुआ है उसको आइडेंटिफाई करो, उसको अगर आपके गांव में अगर कोई पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी मिला तो जिंदगी भर आप प्रधान नहीं बन पाओगे। आपके प्रधान ही चुनाव लड़ने पे परमानेंट बैन लग जाएगा और 10 साल के लिए जेल में डालेंगे। आपको ये ऐसा कानून बनाना पड़ेगा। ये आपको लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, वहाँ बुलडोजर भी चलाया जा रहा है, भगाया भी जा, खुद लोग जो है वो भाग रहे हैं। देखिए, इसका ये जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन केवल उनके करने से बात नहीं बनेगी। सभी राज्य सरकारों को एक साथ करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आप बंगाल में बुलडोजर चलाओगे तो झारखंड में आ जाएगा, वो झारखंड में आ जाएंगे। हाँ, उसके बाद झारखंड में बुलडोजर SIR के समय यही हुआ था। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। जो किसी ने सोचा नहीं था वो पिछले 1 महीने से हिंदुस्तान में देखा जा रहा है। बांग्लादेशी रोहिंग्या अपने आप भागना शुरू कर चुके हैं। बॉर्डर पे बताया जा रहा है कि रोज 5 से 10 हजार बांग्लादेशी और रोहिंग्या अपना सामान लेकर के भाग रहे हैं। सबके पास आधार कार्ड भी है, इलेक्शन कार्ड भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी भाग रहे हैं। इन कारणों को भी जानेंगे और समझेंगे। लेकिन पहली बार केंद्र सरकार की तरफ से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से पुश बैक की पॉलिसी, कि किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण हमें भगाना है, वो एक अटेम्प्ट होता दिख रहा है। केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो इन घुसपैठियों की वजह से जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं और खास करके बॉर्डर के इलाकों में, उससे कैसे ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, देश की सुरक्षा के लिए थ्रेट है और देश की सॉवरेनिटी के लिए ये थ्रेट बनता चला जा रहा है, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ देश के PIL मैन अश्विनी उपाध्याय जी हैं। धन्यवाद। और अश्विनी उपाध्याय जी ये तो कई सालों से इस बात को कहते आ रहे हैं कि बॉर्डर के जिलों में किस तरीके से हिंदू माइनॉरिटी बनता चला जा रहा है। कई सारे इन्होंने PIL भी किए और शहर शहर जा कर ये लोगों को जागृत करने का भी काम कर रहे हैं। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये जो सरकार ने कमेटी बनाई है, क्या आपको लगता है कि ये इज इट वर्थ फ्रूटफुल, या सरकार इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहती है? बहुत जरूरी था और मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, सरकार को धन्यवाद दूंगा कि ये काम उन्होंने शुरू कर दिया है। कम से कम अब रूट काज एनालिसिस होगी, क्या क्यों डेमोग्राफी बदल रही है, उसके ऊपर एक परमानेंट उसका सोल्यूशन भी होगा। मेरी PIL चल रही हैं अलग अलग विषयों पे। लव जिहाद में मेरी PIL है, लैंड जिहाद के ऊपर है, घुसपैठ के ऊपर है, धर्मांतरण के ऊपर है, SIR के ऊपर है, पॉपुलेशन के ऊपर है। भारत की जो डेमोग्राफी बदलने का जो 5 मूल कारण है वो है लव जिहाद, लैंड जिहाद, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। और इन 5 कारणों की वजह से भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36 में से 9 स्टेट्स की डेमोग्राफी बदल गई, यानी 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई। भारत में कुल 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई, यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई। भारत के बॉर्डर पर टोटल 300 तहसीलें हैं, हिमाचल बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर, उत्तराखंड बॉर्डर, UP बॉर्डर, आगे बढ़िए त्रिपुरा बॉर्डर, असम बॉर्डर, बंगाल बॉर्डर, गुजरात बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर, महाराष्ट्र बॉर्डर, गोवा बॉर्डर। भारत के बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं उसमें 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। क्या बात कह रहे हैं? इसीलिए शायद गृह मंत्री जी ने कहा है कि भारत के
बॉर्डर का 15 किलोमीटर एरिया पूरा ठीक साफ कराया जाए, खाली कराया जाए, क्योंकि उनको भी शायद इस बात को IB से रिपोर्ट आ गई होगी कि वहाँ चल क्या रहा है। अवैध मदरसे बन रहे हैं, वहाँ पे मज़ारें बन रही हैं, वहाँ दरगाहें बन रही हैं, वहाँ ज़बरदस्ती के पक्के कब्रिस्तान बन रहे हैं। चूँकि बॉर्डर की ज़मीन खाली होती है, वहाँ सब कुछ अवैध निर्माण होता चला जा रहा है बहुत। और मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है मनीष जी, भारत में 800 ज़िले हैं, उसमें से 500 ज़िलों में अब तक जा चुका हूँ। 500 ज़िलों मेरा प्रवास हो चुका है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में गए या मेडिकल कॉलेज में गए या लॉ कॉलेज में गए या कोई सामाजिक कार्यक्रम था या धार्मिक कार्यक्रम था या हिंदू सम्मेलन था। लेकिन जब जब मैं बॉर्डर पे गया तो मैं बॉर्डर देख के आया हूँ। इसलिए पूरे भारत में मैं सारे बॉर्डर देख चुका हूँ। जहाँ जहाँ बॉर्डर है मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ। मैं कहीं सुनी बात नहीं बता रहा हूँ। बहुत तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है, इसलिए सरकार को अब त्वरित काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो घुसपैठियों को यहाँ से दौड़ाने की योजना बनानी पड़ेगी। मुझे लगता है सरकार में कुछ चल भी रहा होगा, क्योंकि इनको जेल में डाल के नहीं दौड़ा सकते। इनको तो जबरदस्ती बस इनको डरा के भगाना पड़ेगा यहाँ से। और वो तभी हो सकता है जब जो घुसपैठियों के मददगार बैठे हैं उन पे कार्रवाई शुरू कर दे। बस जिस रास्ते से आए उस रास्ते से चले जाओ, बस चुपचाप चले जाओ। और उसका सबसे बढ़िया तरीका 4-6-10 घुसपैठिए पकड़े, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करें, या क्या पता बिना 2-4 डंडे मारने का ऐसे ही बात वो सही बता देंगे कि हाँ उनको किस प्रधान ने मदद किया, किस पार्षद ने मदद किया, किस विधायक ने मदद किया, किस सांसद ने मदद किया, किस अधिकारी ने मदद किया, किस कॉमन सर्विस सेंटर वाले ने उनका आधार बनाया, किस दलाल ने उनका राशन कार्ड बनाया। ऐसे जगह जगह उन लोगों को पकड़े जिन लोगों ने इनकी मदद किया है। उसके बाद हाहाकार बच जाएगा। वो कहते हैं लंका में एक बार जाके आग लगानी होती है, बाकी लंका तो अपने आप जलती है। सेम आपको वही सिस्टम करना पड़ेगा। यहाँ के लोगों को पकड़िए, ये भागना शुरू कर दें। दूसरा, तत्काल धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। 1500 परिवार पर डे कन्वर्ट हो रहे हैं, और अब वो जमाना चला गया जब आपके छत्तीसगढ़ में ट्राइबल को कन्वर्ट कर रहे थे और झारखंड में ट्राइबल को कन्वर्ट कर रहे थे। भाई साहब, अब तो रेट फिक्स हो रखा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, अग्रवाल, जैन, माहेश्वरी, मारवाड़ी का अलग रेट है। यादव, पटेल, पाटीदार, घोष, जो पिछड़े समाज के लोग, उनका अलग रेट है। दलित समाज का अलग रेट है। बाकायदा धर्मांतरण चल रहा है। मेरी PIL है। और आप अब देखो ना, भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी में धर्मांतरण हो रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़ी IT कंपनी में हो रहा है, और HR के जरिए हो रहा है। HR के जरिए हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जहां सिपाही है वो धर्मांतरण में लगा हुआ है। मैंने दरोगाओं में कई सारे ऐसे दरोगाओं को जानता हूं जो कन्वर्जन में लगे हुए हैं। तो ये जो सिपाही हैं, दरोगा हैं, बाकी लोग हैं जो कन्वर्जन करा रहे हैं, इसका एक ही तरीका है, धर्मांतरण को देशद्रोह घोषित किया जाए, धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया जाए, धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर किया जाए, धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर किया जाए। और एक्ट ऑफ टेररिज्म मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं आपको कारण बता देता हूँ। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, लगभग 25,000 करोड़ के हमने बम बारूद यूज़ किए। कितने लोग मरे थे उसमें? 26। तो कितने हिंदू कम हुए? 26 परिवार तो नहीं कम हुए ना, 26 हिंदू कम हुए। क्या 26 हिंदू कम हुए? और लेकिन 26 हिंदू दुश्मनों की संख्या तो नहीं बढ़ी ना, क्योंकि कम हो गए बस। अगर यही 26 लोग कन्वर्ट हो जाते तो केवल 26 लोग कन्वर्ट नहीं होते, 26 परिवार कन्वर्ट हो जाते, और उससे केवल 26 परिवार हिंदुओं के नहीं कम होते, बल्कि नए 26 दुश्मनों की संख्या भी बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इस धर्मांतरण को रोकना बहुत ज़रूरी है। ये जो विदेशी फंडिंग आ रही है FCRA के जरिए, 50,000 करोड़ आती थी, अभी 25,000 करोड़ हो चुकी है, 50% कम हो गया। लेकिन इसको जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। क्या ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ हिंदुस्तान में जो काम करते हैं, क्या ऐसे भी कानून की आवश्यकता नहीं है कि जैसे वेरिफिकेशन हम लोग करवाते हैं, घर में नौकर रखना या स्टाफ रखना, उनका एक वेरिफिकेशन होता है, कि क्या इस तरह का कानून नहीं आ सकता कि अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं या घर में किसी मेड को रख रहे हैं या कुछ हो रहा है, उसमें आप नॉन सिटीजन को आप नहीं रखें? बिल्कुल हो सकता है। नॉन सिटीजन को आप यहाँ रोजगार नहीं दे सकते, बिल्कुल हो सकता है। कि कोई कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर है, अगर बांग्लादेशी, उसको मार के भगाइए, बिल्कुल, उसको जॉब मत दीजिए। इसका तरीका यही है। मैंने आपको कहा था कि आप इंडिविजुअल, सरकार सब कुछ नहीं करेगी। सरकार को लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, आम जनता की ड्यूटी इसमें निर्धारित करनी पड़ेगी। आपके गांव में कौन बांग्लादेशी घुसा हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको अगर आपके गांव में अगर कोई पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी मिला तो जिंदगी भर आप प्रधान नहीं बन पाओगे। आपके प्रधान ही चुनाव लड़ने पे परमानेंट बैन लग जाएगा और 10 साल के लिए जेल में डालेंगे। आपको ये ऐसा कानून बनाना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। अगर आपके वार्ड में, आपके मोहल्ले में कोई अवैध रूप से मिला तो आप जिंदगी भर चुनाव नहीं लड़ पाए, जब तक आप पार्षद प्रधान को जिम्मेदार नहीं बनाएंगे। और पार्षद प्रधान को सब पता होता है।
और लेखपाल को आपको जिम्मेदार बनाना पड़ेगा, पटवारी को आपको जिम्मेदार बनाना पड़ेगा, जो लोकल वहाँ के ग्राम सेवक हैं, जो गांव में सरकारी जॉब में हैं, ये सब 5,000 2,000 रुपए के चक्कर में जो है देश के खिलाफ जो है यही हो रहा है। घुसपैठी आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर वाला 2000 में आधार बना देता, जैसे उनका आधार बना फिर राशन कार्ड बना। अच्छा ये बताइए, ये जो कमेटी बनी है इसके रिकमेंडेशन में ये बताया जा रहा है कि आपको ये बताना है कि कैसे ये देश की सोवरेनिटी, नेशनल इंटीग्रिटी और हिंदुस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए थ्रेट है। अगर इस तरह की ये रिपोर्ट अगर आती है, ये बताया जाता कि वाकई ये एक थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तब सरकार के पास वो क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि उस रिपोर्ट के आधार पर एक्शन ले सके। देखिए, पहली बात तो रिपोर्ट बहुत सारी आ चुकी है। जनरल सिन्हा की रिपोर्ट आई थी, जो असम के राज्यपाल थे, उन्होंने बताया था कि असम में किस तरीके डेमोग्राफी बदल रही है। उसके बाद भी कई सारी और आईबी की रिपोर्ट आई हैं। हाँ, ये जो कमीशन बना, ये लेटेस्ट कंडीशन में आज की डेट में और क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो मुझे लगता है ये जो कमीशन बना है ये आईबी से रिपोर्ट लेगा, डीजीपी से रिपोर्ट लेगा, प्रत्येक सारे राज्यों के वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट लेगा। हो सकता है बहुत सारे बॉर्डर के डीएम से डायरेक्ट भी रिपोर्ट ले, क्योंकि उसको जो कमेटी उसको पूरा अधिकार दिया हुआ है कि वो हर तरीके से एग्जामिन कर सकता है। करने के बाद अब वो हो सकता है कि बॉर्डर फेंसिंग के बारे में, हालांकि फेंसिंग का काम अब तो बंगाल में रुका हुआ था, सरकार अब चली गई तो फेंसिंग का काम तो शुरू हो चुका है। तो फेंसिंग करने के साथ साथ इंटरनली और क्या क्या मैकेनिज्म डेवलप करना है। मेरा मानना है कि जिस कारण से सबसे पहले आपको गिनना पड़ेगा डेमोग्राफिक इम्बैलेंस। पहला लव जिहाद है तो लव जिहाद पे कानून बनाना पड़ेगा। दूसरा धर्मांतरण है तो धर्मांतरण पे कानून बनाना पड़ेगा। तीसरा घुसपैठ है, कठोर कानून बनाना पड़ेगा, एनआरसी भी करना पड़ेगा। जनसंख्या विस्फोट है, आपको कानून बनाना पड़ेगा। पांचवा लैंड जिहाद है। भारत में 100 लाख एकड़ जमीन पे अवैध कब्जा हो रखा है, 100 लाख एकड़ जमीन पे, और नदियों पे कब्जा, पहाड़ों पे कब्जा, खेल के मैदान पे कब्जा, ऊसर जमीन पे कब्जा, बंजर जमीन पे कब्जा। आपके जो है हिमाचल पे देखिए, एकदम गांव के गांव पे जगह जगह लोग बसते जा रहे हैं। उत्तराखंड में जंगलों में जाके लोग बसते जा रहे हैं, तो वहां से भगाया जा रहा है। तो अभी क्या हो रखा है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा कानून घटिया है। आपका 100 रुपए चोरी हो जाए तो आप एफआईआर हो जाएगा, लेकिन आपके 100 बीघे जमीन पे कोई कब्जा कर ले तो एफआईआर नहीं होता। ये हमारा सिस्टम गड़बड़ है। आपके मतलब एक गाय चोरी हो, एक बकरी चोरी हो जाए तो एफआईआर हो सकता है, लेकिन आपकी पूरी गौशाला पे कब्जा हो जाए तो एफआईआर नहीं हो। आपको जमीन पे अतिक्रमण को आपको सीरियस क्राइम बनाना पड़ेगा, तभी जाके ये देश सुरक्षित हो सकता। ये बताइए कि ये जो शुभेंदु अधिकारी इस तरह का जो फरमान उन्होंने दिया कि सीधे जहां भी पकड़े जाए उसको सीधे बीएसएफ को दे दो और डिटेंशन कैंप में डाल दो। कई सारे लीगल ल्यूमिनरीज इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो गलत है, ये इलीगल है, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, जो लोग कह रहे हैं अगर वो अपने घर में कुछ लोगों को बसाना चाहें तो बसा लें भाई। जो जिस लीगल ल्यूमिनरी की बात कर रहे हैं उनके पास दिल्ली में बड़ी बड़ी कोठियां हैं, तो एक काम करें, 20-20, 50-50 अपने घर में रख लें, क्या दिक्कत है। उनके फार्म हाउस भी हैं दिल्ली एनसीआर में। ऐसे जो लीगल ल्यूमिनरी हैं इनके पास गोवा में फार्म हाउस है, शिमला में फार्म हाउस है, उत्तराखंड में फार्म हाउस है। उनके पास ठंडी के लिए अलग घर है, गर्मी के लिए अलग घर है, तो वो घर पूरे टाइम खाली रहते हैं क्योंकि ये लोग तो दिल्ली में रहते हैं। उन घरों में चाहे तो कुछ बसा लें, उनको बसाना चाहे तो बसा लें। मैं तो यही कहूँगा, अगर इतना ह्यूमन राइट की चिंता है, इतनी बात, मुझे लगता है ये बतौलेबाजी। तो ये आपको लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, जिस तरह से रोहिंग्या बांग्लादेशियों के सेटलमेंट्स को वहाँ बुलडोजर भी चलाया जा रहा है, भगाया भी जा, खुद लोग जो है वो भाग रहे हैं, ये इसका असर बाकी देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में छिपे बांग्लादेशियों के ऊपर पड़ेगा? देखिए, इसका ये जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन केवल उनके करने से बात नहीं बनेगी। सभी राज्य सरकारों को एक साथ करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आप बंगाल में बुलडोजर चलाओगे तो झारखंड में आ जाएगा, वो झारखंड में आ जाएंगे। हाँ, उसके बाद झारखंड में बुलडोजर। एसआईआर के समय यही हुआ था। जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ, घुसपैठिए बंगाल भाग गए। जब बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ तो वो झारखंड और बिहार भाग आए। तो ये जो भागने वाला सिस्टम है ना, आपको ट्रेन में भी आपको नियम बदलना पड़ेगा कि टीटी को भी अधिकार देना पड़ेगा कि वो जरूरत पड़ने पर, डाउट होने पे वो पूछे, भैया तुम एक काम करो, अपने कागज दिखाओ। आप ये दिखाना पड़ेगा आपको। जो आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, जो जीआरपी, आपको ये भी अधिकार देना पड़ेगा कि वो भी इस पे चेक करे। और आम जनता को भी कहना पड़ेगा। आम जनता से का भी कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आम जनता के बाद वो है लोकल जो लीडर, मतलब पार्षद, प्रधान, ग्राम पंचायत के लोग, ये लेखपाल, ये पटवारी, ये वो आइडेंटिफाई करने में सबसे बड़े जो है वो बड़े, यस, वो सार्थक साबित हो। हाँ, और वो तभी हो सकता है जब कानून बना के उनकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाए, उनको अकाउंटेबल बनाया जाए। आप सिंपल कहेंगे भैया आप करो तो कोई नहीं करने। तो क्या लग रहा है आपको कि ये जो घुसपैठिया भगाओ अभियान है
वो अब धीरे धीरे वो रोल आउट हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है, मैं तो बहुत खुशी हूँ क्योंकि मैं तो 2017 में पीआईएल फाइल Yes. किया था घुसपैठियों को भगाने के लिए। लफ्ज़ जिहाद पे मैंने पीआईएल फाइल किया, धर्मांतरण पे मैंने फिर पीआईएल फाइल किया, जनसंख्या विस्फोट के ऊपर मैंने पीआईएल फाइल किया, वक्फ बोर्ड को मैंने चैलेंज किया। तो जिन भी फैक्टर से मुझे जब भी समझ में आया कि ये फैक्टर से देश की डेमोग्राफी बदली जा रही है, उसके लिए मैंने अपना प्रयास किया। लेकिन हमारे इतने प्रयास से सब कुछ नहीं हो सकता जब तक उस पर सरकार का और पब्लिक का। तो मुझे बड़ी खुशी है कि केंद्र सरकार ने के भी एजेंडे में मैटर आ गया है। हमारा काम केवल उसमें वो करना था, उसको एक जागृत करना था, और हमें बहुत खुशी है। मैं तो मतलब कि केंद्र सरकार ने भी अपने उसको एजेंडे पे ले लिया, असम ने भी अपने एजेंडे पे ले लिया, यूपी ने अपने एजेंडे पे ले लिया, बंगाल के एजेंडे पे आ चुका है। एक दो जगह जहाँ 2-4 जगह अभी सो कॉल्ड मानवतावादी बचे हैं, हो सकता है अगले चुनाव में वो भी चले जाएं, तो ये पूरे देश में एजेंडा शुरू हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने घुसपैठियों को भगाने के लिए बहुत दिनों से लड़ाई लड़ी है, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर जनता के बीच जाकर के लोगों को जागृत किया है, और उसका जो फल अब दिख रहा है कि वो मिलने वाला है देश को। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।